तो आज हम बात करने वाले हैं शासन की दो ऐसी प्रणालियों के बारे में जो एक दूसरे से बिल्कुल ही उलट हैं। लोकतंत्र और तानाशाही। और हम इनके सिर्फ किताबी मतलब नहीं, बल्कि इनके आदर्श और जमीनी हकीकत दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। किसी भी देश को चलाने वाली जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, वो आखिर किसके हाथों में है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? यही वो एक सवाल है जो इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच का सबसे बड़ा फर्क तय करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये दोनों सिस्टम्स शक्ति को किस नज़र से देखते हैं। इनके उस मौलिक अंतर को समझते हैं जहां से असल में सारा का सारा फर्क शुरू होता है। तो देखिए, एकदम बेसिक लेवल पर जो फर्क है वो ये है। लोकतंत्र में ये माना जाता है कि असली शक्ति लोगों के हाथ में है, जनता के पास है, जबकि तानाशाही में सारी की सारी शक्ति एक शासक या फिर एक छोटे से गुट के हाथों में सिमट कर रह जाती है। चलिए अब जरा लोकतंत्र के आदर्श रूप की बात करते हैं। मतलब वो कौन से पिलर्स हैं, कौन से स्तंभ हैं जिन पर यह पूरी व्यवस्था सैद्धांतिक रूप से थियोरेटिकली टिकी हुई है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, लोकप्रिय संप्रभुता का। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार की जो असली ताकत है ना, वो जनता की मर्जी से आती है। जनता ही असली मालिक है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी कंपनी के असली मालिक उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, मैनेजर नहीं। सरकार तो बस एक मैनेजर है जिसे जनता चुनती है। और ये जो सोच है ना, ये कई खासियतों में नजर आती है। एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र में आप देखेंगे कि वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, नागरिकों के अधिकारों की हिफाजत की जाती है, और सबसे बड़ी बात, कानून सबके लिए बराबर होता है। सरकारें जो भी करती हैं उसके लिए वो जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं। और इस बात को डॉक्टर अंबेडकर ने कितने शानदार ढंग से समझाया है। उन्होंने लोकतंत्र को सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका माना, जिसकी बुनियाद में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा है। लोकतंत्र के इस खूबसूरत आदर्श के बाद चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। तानाशाही की दुनिया कैसी दिखती है, जहां शक्ति का पूरा समीकरण ही एकदम पलट जाता है। यहां शक्ति एक इंसान या एक छोटे से गुट में सिमट जाती है, और इसे बनाए रखने के लिए अक्सर जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल होता है। किसी भी तरह के विरोध की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी जाती। और मीडिया पर तो सरकार का पूरा कंट्रोल होता है, ताकि कोई आलोचना की हिम्मत भी ना कर सके। इस टेबल पर एक नजर डालें तो सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाता है। शक्ति का स्रोत हो या लीडर चुनने का तरीका या फिर सत्ता बदलने का ढंग, हर चीज में जमीन आसमान का फर्क है। और इसमें भी मीडिया की भूमिका पर गौर करना बहुत जरूरी है। एक सिस्टम में मीडिया सरकार पर नजर रखता है, तो दूसरे में सरकार मीडिया पर नजर रखती है। क्या कमाल का विरोधाभास है। तो अभी तक हमने इन दोनों सिस्टम्स को थ्योरी में तो समझ लिया, पर असल दुनिया में ये कैसे काम करते हैं? चलिए अब इन सिद्धांतों को कसौटी पर कसते हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के वास्तविक सफर पर एक नजर डालते हैं। जरा एक बार इस संख्या को देखिए, 81 करोड़ से भी ज्यादा। ये 2014 के सिर्फ एक चुनाव में मतदाताओं की संख्या थी। ये आंकड़ा खुद ही भारतीय लोकतंत्र के विशाल पैमाने और इसकी चुनौतियों को बयां कर देता है। वैसे भारत की लोकतांत्रिक यात्रा कोई नई नहीं है। इसकी जड़ें तो प्राचीन भारत की सभा और समिति जैसी संस्थाओं तक जाती हैं। और सोचिए, आजादी के पहले ही दिन से हर वयस्क को वोट देने का अधिकार दे देना, ये कितना बड़ा कदम था, वो भी उस दौर में जब कई पुराने लोकतंत्र भी ऐसा करने में सालों लगा रहे थे। लेकिन जैसा कि शुरू में ही बात हुई थी, ये कहानी आदर्श और यथार्थ की है। तो सवाल यह है कि लोकतंत्र के इस आदर्श को जमीनी हकीकत के मैदान में किन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारी स्रोत बताते हैं कि देखिए, चुनौतियां तो कई हैं। सामाजिक और आर्थिक भेदभाव से लेकर भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण तक, ये वो समस्याएं हैं जो लोकतंत्र की जड़ों को लगातार कमजोर करने की कोशिश में लगी रहती हैं। अब आर्थिक असमानता की चुनौती कितनी गहरी है, ये आंकड़ा उसे साफ साफ दिखाता है। जरा सोचकर देखिए, जब देश की सिर्फ 1% आबादी के पास 85% से ज्यादा दौलत हो, तो ये लोकतंत्र के समानता वाले सिद्धांत पर कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक समानता आर्थिक असमानता की इतनी बड़ी खाई के साथ जिंदा रह भी सकती है? और फिर है राजनीति का अपराधीकरण। मतलब जब कानून बनाने वालों पर ही आपराधिक मामले चल रहे हों, तो ये कानून के शासन के लिए एक बहुत गंभीर खतरा बन जाता है। तो इन आदर्शों और इन गंभीर चुनौतियों को देखते हुए शासन के भविष्य के बारे में आखिर क्या नतीजा निकाला जा सकता है?
सबसे महत्वपूर्ण बात शायद यही है कि लोकतंत्र कोई मंजिल नहीं है जिसे हमने पा लिया और बस काम खत्म। नहीं, ये तो एक सफर है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो अपनी गलतियों से सीखकर खुद को सुधारता है, और ये चुनौतियां, ये तो इस सफर का हिस्सा हैं। और शायद यही विचार सबसे महत्वपूर्ण है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का यह कथन हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सोच के साथ छोड़ जाता है कि लोकतंत्र की समस्याओं का हल तानाशाही या किसी और सिस्टम में नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को और मजबूत करने में ही है। सोचने वाली बात है ना?